नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करना यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझना। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन पर भी चर्चा करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 12 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है बैक फ्रॉम द ब्रिंक और ये बात करता है कि मिसट्रस्ट यानी कि अविश्वास की भावना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दोनों तरफ है, भारत के साथ भी और चाइना के साथ भी। और इसको बेहतर संवाद जो दोनों देशों के बीच में अगर स्थापित होता है तो उसी के द्वारा हल किया जा सकता है। तो आइए आप देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो एडिटोरियल लिंक होता है डायरेक्टली जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और क्योंकि चाइना भारत का नेबर भी है तो ये इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस के अंतर्गत आता है और भारत और चीन के बायलैटरल संबंधों के अंतर्गत भी इसे देखा जा सकता है। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए देखते हैं इसके की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले कुछ मैप्स के जरिए समझते हैं कि मसला क्या है, कहाँ कहाँ स्टैंड ऑफ हो रहा है और इसको मैप में देखते हैं कि किन जगहों के बारे में हमें जानना चाहिए। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, LAC। और इसको इस वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है क्योंकि भारत और चीन के बीच जो सीमा है उस पूरी सीमा में सीमा विवाद है और इंटरनेशनल बॉर्डर इसको नहीं माना गया है दोनों देशों के द्वारा। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक है वेस्टर्न सेक्टर जो कि आपका ये वाला एरिया है, दूसरा है सेंट्रल सेक्टर और तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर जहाँ की आप सिक्किम और अरुणाचल वाले एरिया को मिला देते हैं। और अरुणाचल वाला ये जो बॉर्डर एरिया है इसको मैकमहन लाइन भी माना जाता है। इसको भी चाइना डिस्प्यूट करता है और इसको नहीं मानता है क्योंकि मैकमोहन लाइन वाला समझौता हुआ था तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में 1914 में शिमला एग्रीमेंट के द्वारा। तो इस एग्रीमेंट को चीन नहीं मानता है क्योंकि चीन का मानना है कि तिब्बत के पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो इस तरीके का कोई एग्रीमेंट ब्रिटिश इंडिया के साथ करे। तो इसी वजह से चीन ने इस लाइन को मानने से इनकार किया हुआ है। सेंट्रल सेक्टर सबसे ज़्यादा शांत है और यहाँ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी जो प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है वो हुई है वेस्टर्न सेक्टर में और सिक्किम वाले एरिया में, खासतौर से सिक्किम में नाकुला। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि सिक्किम में और 2 पासेस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एक है जेलेपला पास और दूसरा है नाथुला पास। ये एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट भी है नाथुला। और अगर इस वाले रीजन को देखते हैं वेस्टर्न सेक्टर को तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है अक्साई चीन का, ये चीन के कब्जे में है। यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है और यहाँ काराकोरम पास है। और भारत ने अब एक सड़क बना दी है लेह से लेके इस पॉइंट तक जिसको दौलत बेग ओल्डी कहा जाता है। ये भारत की सबसे एडवांस्ड या सबसे आगे की फॉरवर्ड पोस्ट है। और यहाँ एक हवाई पट्टी भी है जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई पे है और विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी माना जाता है इसको। और ये भारत ने जो रोड बना दिया है लेह से लेके दौलत बेग ओल्डी तक, इस रोड के द्वारा लेह को काराकोरम पास तक जोड़ा जा रहा है और यही चाइना के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बन गया है। और ये माना जा रहा है कि इसी वजह से चाइना ने इस तरीके की हरकत की है और इनकर्जन किया है भारतीय टेरिटरी में। और ये जो रोड है ये श्योक रिवर के साथ साथ बनाया गया है। और ये श्योक रिवर आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंडस रिवर है इसकी एक सहायक नदी है। इस मैप से थोड़ा और डिटेल में हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एक साक्सकम वैली है जिसको भी आप न्यूज़ में सुनते हैं। तो ये साक्सकम वैली जो है ये अब चीन के पास है और इस रीजन को पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था एक एग्रीमेंट के द्वारा जिसे भारत नहीं मानता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि काराकोरम पास है और यहाँ सियाचिन ग्लेशियर भी मौजूद है और यहाँ भारत की फॉरवर्ड पोस्ट है दौलत बेग ओल्डी। और ये अब भारत ने जो नया रास्ता बना दिया है श्योक रिवर के पैरेलल, ये वो वाला रोड है जिसकी लंबाई करीब करीब 255 किलोमीटर है। और ये रोड बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा भारतीय मिलिट्री के लिए क्योंकि ये ऑल वेदर रोड है, यानी कि किसी भी मौसम में इस रोड का उपयोग बंद नहीं होगा। और इसके द्वारा जो इक्विपमेंट है, सामान है,
ट्रूप्स हैं इनको बहुत जल्दी पहुंचाया जा सकता है बॉर्डर एरिया में। स्टैंड ऑफ का एक और पॉइंट है पैंगोंग सो लेक। ये पैंगोंग सो लेक है जिसका मतलब होता है कॉन्क्लेव लेक। ये एक तिब्बतन वर्ड है, अंग्रेजी में इसका मतलब होता है कॉन्क्लेव लेक। तो सो का मतलब लेक है और पैंगोंग का मतलब होता है कॉन्क्लेव। और पैंगोंग सो लेक को अभी हम और डिटेल में देखेंगे। एक और जगह जहाँ भारत और चीन की फ़ौजें आमने सामने हैं वो है चुशुल वाला एरिया। ये है चुशुल, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पैंगोंग सो लेक के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि जो फेमस मूवी बनी थी 3 इडियट्स, उसकी शूटिंग भी यहीं हुई है। और इस मैप में हम देख सकते हैं पैंगोंग सो लेक को थोड़ा विस्तार में, और यहाँ फिंगर्स को मार्क किया गया है जो कि जो ये माउंटेन रेंज है इसके स्पर्स हैं, यानी जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं और ये फिंगर की तरह लगते हैं और इनको फिंगर्स माना गया है। तो कुल मिला के यहाँ 8 फिंगर हैं। और भारत का जो मानना है कि ये जो 8वीं फिंगर है यहाँ से एलएसी गुजरती है, तो भारत का ये मानना है। चीन का मानना ये है कि जो फिंगर 2 है यहाँ से एलएसी गुजरती है। तो यही डिस्प्यूट है दोनों देशों के बीच में पैंगोंग सो लेक को लेकर। और अब चीन ने क्या किया है कि फिंगर 4 तक उसने अपने टेंट्स और इक्विपमेंट वगैरह लगा लिए हैं, और इसी वजह से इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। और इससे पहले भारतीय पेट्रोल फिंगर 8 तक जाते थे आराम से, और जो चाइनीज़ पेट्रोल थे वो फिंगर 4 तक आते रहे हैं। तो ये वाला जो 4 से 8 वाला एरिया है ये ओवरलैपिंग एरिया रहा है। इसको चीन भी क्लेम करता रहा है और भारत भी। पैंगोंग सो लेक के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये विश्व की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। और इस मैप के ज़रिए हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ भारत और चीन के फोर्सेस में अभी टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो उसमें से एक एरिया है ये गलवान वैली, दूसरा है ये हॉट स्प्रिंग्स, और तीसरा है ये पैंगोंग लेक। तो यहाँ खासतौर से भारतीय और चीनी फ़ौजों में झड़प हुई है। और चीन का इस चीज़ के पीछे एक और कारण है ऐसे इंट्रूजन्स करने का, वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको हम एक दूसरे मैप में देखते हैं। तो ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैप, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये सीपीईसी, और इसी वजह से भारत इसका विरोध करता है कि ये भारतीय टेरिटरी से गुजर रहा है जो कि पाकिस्तान के पास है इलीगल ऑक्यूपेशन के द्वारा। तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है और यहाँ काशगर यहाँ से शुरू होता है और ग्वादर तक जा रहा है। और इसी वजह से भारत ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, उसको ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ये सीपीईसी जो इसका एक अहम पार्ट है वो भारत की टेरिटोरियल सॉवरेंटी के खिलाफ जाता है। और अभी भारत ने जो रोड बना लिया है, और जो कि ये काराकोरम पास यहाँ है, और भारत की दौलत बेग ओल्डी जो फॉरवर्ड पोस्ट है वो यहाँ है, जहाँ एक एयर स्ट्रिप भी है भारत के पास। और लेह से जब ये रोड के थ्रू ट्रूप्स और मटेरियल बहुत ही आसानी से जा पाएगा, और भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है जो एलएसी के भारत की तरफ, तो इससे चाइना को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सीपीईसी कॉरिडोर है उसके लिए एक खतरा बनता है भारत की ओर से। तो इस वजह से भी चीन ने ऐसे इंट्रूजन्स किए हैं भारत के अंदर। तो क्या वजह है कि चीन ने अभी हाल में ही ऐसी घुसपैठ की है भारतीय एलएसी में? तो उसके कई सारे कारण हैं, लेकिन जो स्ट्रैटेजिक गोल्स हैं, यानी कि जो रणनीतिक कारण इसके जड़ में लग रहे हैं, उसका सबसे बड़ा पहलू है कि भारत ने अब जो रास्ता बना लिया है जो कि श्योक रिवर के साथ साथ जाता हुआ लेह से दौलत बेग ओल्डी को जोड़ता है। तो इसकी वजह से चीन काफ़ी ज़्यादा सकते में है, और चीन को लग रहा है कि भारत जो लगातार अपने साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते जा रहा है, तो उससे जो भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा चीन आगे था और भारत पीछे था, ये संतुलन अब भारत धीरे धीरे बेहतर कर रहा है, और इससे चीन की इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। और जब भारत ने आर्टिकल 370 को हटा दिया है और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ ऐसे बयान भी दिए गए कि जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरीके से भारत में मिलाया जाएगा, जिसमें कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी होगा और अक्साई चीन वाला एरिया भी होगा, तो इससे भी कहीं ना कहीं चीन के अंदर असुरक्षा का भाव बढ़ा है भारतीय सोच को लेकर अक्साई चीन के बारे में।
तो ये भी एक वजह रही है कि चीन ने इस तरीके की हरकत की है। तो इन पहलुओं को जानने के बाद अब देखते हैं कि एडिटोरियल के की पॉइंट्स में क्या बताया गया है। तो एडिटोरियल ये कहता है कि LAC यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसमें जो अभी हाल की ही घटनाएं हुई हैं, इससे पता चलता है कि दोनों ही पक्षों के बीच में काफ़ी अविश्वास है, मिसट्रस्ट है, और इसको केवल बेहतर कम्युनिकेशन यानी कि बेहतर संवाद के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। और एडिटोरियल बताता है कि 6 जून को भारत और चीन के बीच एक मीटिंग हुई है कोर कमांडर लेवल पे। इसको अंग्रेजी में लिखते हैं CORPS, लेकिन इसको पढ़ा जाता है कोर। तो ये कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई भारत और चीन के बीच में, और इसमें ये कदम उठाया गया कि थोड़ा सा पीछे हटेंगी दोनों फौजें, और इसको पूरा करने के लिए कुछ और मीटिंग्स होंगी निचले स्तर पे दोनों आर्मीज़ के बीच में, और वो मीटिंग्स अब धीरे धीरे शुरू होंगी। तो एडिटोरियल कहता है कि ये जो मीटिंग हुई है कोर कमांडर लेवल पे, ये एक पहला कदम है, और ये काफ़ी लंबा रास्ता अभी दोनों देशों को तय करना बाकी है, और तब जाके ही सीमा पे शांति फिर से बहाल हो पाएगी। और भारत का इसमें ये कहना है कि भारत चाहता है कि जो स्टेटस को एंटे है, यानी कि यथापूर्व स्थिति जो चाइना ने अभी घुसपैठ की है, उससे पहले की स्थिति को बहाल किया जाना पड़ेगा, तभी भारत अपनी ट्रूप्स को पीछे बुलाएगा। और एडिटोरियल भी कहता है कि बातचीत तो आगे बढ़ी है और थोड़ा सा एस्केलेशन भी हुआ है, यानी कि जो तनाव था उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। और दोनों पक्षों ने लद्दाख में जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ जो दोनों फौजों के बीच में संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, वहाँ के 5 स्थानों पर दोनों देशों ने सहमति जताई है कि वहाँ वो डी एस्केलेट करेंगे, वहाँ वो तनाव को कम करेंगे। लेकिन इसमें सिक्किम का जो नाकुला दर्रा है वो शामिल नहीं है, उस पर अलग से बातचीत की जाएगी। और ये जो 5 स्थान हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17, ये 3 स्थान हो गए। इसके अलावा चुशुल जो हमने मैप में देखा था, और पैंगोंग लेक ये भी हमने मैप में देखा था, इसका उत्तरी तट शामिल है। तो इन 5 स्थानों पर बात हुई है, लेकिन अभी इन 4 जगहों पर यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 और चुशुल में ट्रूप्स का विड्रॉल धीरे धीरे किया जाएगा। पैंगोंग झील पर अभी भी विवाद दोनों देशों के बीच बना हुआ है, और एडिटोरियल का मानना है कि जो पैंगोंग झील का विवाद है उसको सुलझाने के लिए शायद एक और उच्च स्तरीय वार्ता की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पैंगोंग झील को लेकर विवाद काफ़ी बढ़ चुका है, और ख़ास तौर से चीन ने फिंगर 4 के क्षेत्र तक अपने टेंट्स लगा लिए हैं, अपना इक्विपमेंट वहाँ डाला हुआ है, जिस वजह से भारत इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और भारत का मानना यह है कि फिंगर 8 से LAC गुजरती है और चीन को यहाँ से हटना चाहिए, और जैसी यथास्थिति थी उसको बहाल किया जाना चाहिए। और एडिटोरियल बताता है कि भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि जो यथास्थिति है, और यहाँ आपको एक वर्ड पता होना चाहिए जो काफ़ी यूज़ में आया है, वो है स्टेटस को एंटी। तो स्टेटस को एंटी का मतलब है कि यथास्थिति को बहाल करना, और भारत ने कहा है कि भारत स्टेटस को एंटी के अलावा किसी और चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा। और जब तक चीन, जिसने अपने हैवी आर्टिलरी यानी कि तोपखाने, बम वर्षक विमान, रॉकेट फोर्सेस और रडार जैमर्स वगैरह सब अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एरिया में जमा कर लिए हैं, तो भारत अपनी जो ट्रूप्स की संख्या है और अपने एरिया में जो भारत का हैवी इक्विपमेंट है उसको तब तक नहीं हटाएगा जब तक चाइना अपनी तरफ से नहीं हटाता है। और ये भारत का कदम सही भी है। और एडिटोरियल भी कहता है कि जो ज़मीनी स्तर की वार्ता है उससे ये जान पड़ता है कि चीन के द्वारा ये घुसपैठ की गई है, क्योंकि भारत अपने LAC की तरफ जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर रहा है पिछले कुछ समय से, और जिसके फलस्वरूप जो चीन और भारत के बीच में जो गैप था बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जहां चीन के पास काफ़ी ज़्यादा बढ़त थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है, और इस वजह से चीन को एक असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है, और इसी वजह से चीन ने ऐसा कदम उठाया है, ऐसा माना जा रहा है। और भारत ने इस बात को काफ़ी स्पष्टता से चीन को बता दिया है कि जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भारत की तरफ से हो रही है वो भारत LAC की अपनी साइड में ही कर रहा है, तो इस पर चीन का कोई भी हस्तक्षेप या
चीन की कोई भी दिक्कत भारत को मंजूर नहीं है। और एडिटोरियल कहता है कि ये जो मीटिंग हुई है भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच में, इससे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये निकली है कि दोनों ही देशों ने ये तय किया है कि इस तरीके की उच्च स्तरीय वार्ता बीच बीच में कोर कमांडर लेवल के बीच में हर साल होती रहेगी, 1 या 2 बार, और जिससे कोई भी डिफरेंस अगर होता भी है दोनों फोर्सेस के बीच में तो फिर उसको बातचीत से ही सुलझा लिया जाएगा और उसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ आपको एक बात नोट करनी चाहिए कि भारत और चीन के बीच में जो इनफॉर्मल समिट्स हुए थे, वहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इनके बीच में यही बात हुई थी कि भारत और चीन अपने डिफरेंसेस को डिस्प्यूट में बदलने नहीं देंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और एडिटोरियल भी यही कहता है कि जब भी सीमा में विवाद बढ़ता है तो इसको हल करने का जो एकमात्र जरिया है वो है बातचीत, और ये बातचीत हर स्तर पे होनी चाहिए, और जितनी जल्दी होगी उतना ये विवाद या तनाव ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और अंत में एडिटोरियल यही कहता है कि दोनों ही पक्षों को, भारत को और चीन को, इन गलतियों से सीखना चाहिए और आगे कदम बढ़ाने चाहिए कि वो अपना जो बॉर्डर है जो काफ़ी लंबा है लेकिन विवादित है, उसको अब सेटल किया जाए। और उसके लिए सबसे पहला कदम उठाने की ज़रूरत है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये सिर्फ परसेप्शन पे बेस्ड है कि आप क्या मानते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ से पास हो रही है। तो चीन मानता है कि यहाँ से पास हो रही है, भारत मानता है यहाँ से पास हो रही है, और एक ग्रे एरिया है दोनों के बीच में, यानी कि जहाँ ओवरलैप हो रहे हैं दोनों के क्लेम। तो बहुत ज़रूरी है कि इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्लैरिफाई किया जाए और फिर एलएसी को आधार बनाते हुए बॉर्डर डिस्प्यूट को भी सेटल किया जाए, बाउंड्री को सेटल किया जाए दोनों देशों के बीच में। तभी दोनों देश पीसफुली कोएग्जिस्ट कर पाएंगे, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से रह सकेंगे। और भारत और चीन, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ की दृष्टि से भी दुनिया के 2 काफ़ी बड़े देश हैं, तो भारत और चीन दोनों के लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि उनके सीमा विवाद ना बढ़े और उनके बीच में एक अच्छा पड़ोसी संबंध बना रहे। तो ये थे इस एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। आज की कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे हम शिमला एग्रीमेंट, जो कि 1914 में साइन किया गया था, और ये ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में साइन हुआ था, और इसके द्वारा तिब्बत को आउटर तिब्बत और इनर तिब्बत में डिवाइड किया गया था। और ये बताया गया था कि आउटर तिब्बत रहेगा तिब्बतियन गवर्नमेंट के पास, जिसकी राजधानी ल्हासा में थी, लेकिन वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंतर्गत था। लेकिन चाइना उसके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जो इनर तिब्बत वाला एरिया है वो चाइनीज़ ज्यूरिसडिक्शन या चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंतर्गत रहेगा। और इसी एग्रीमेंट के द्वारा मैकमहन लाइन को इस्टेब्लिश किया गया था और मान लिया गया था कि यही बाउंड्री रहेगी भारत और तिब्बत के बीच में। और यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि भारत और चीन की जो सीमा कही जाती है ये असल में भारत और तिब्बत के बीच में ही है ये सीमा। और ये चीन तब आ जाता है जब भारत ये मान लेता है कि तिब्बत चीन का एक अंग है, जो कि चाइना ने तिब्बत पे जो कब्ज़ा कर लिया उसके बाद से ये स्थिति बन गई है। और अभी तिब्बत जो है चाइना का एक ऑटोनोमस रीजन बनाया गया है, लेकिन तिब्बत कहने के लिए ही ऑटोनोमस है, बाकी वो चाइनीज़ गवर्नमेंट का पूरा सिकंजा कसा हुआ है तिब्बत के ऊपर। और ख़ास तौर से तिब्बत के लोग जो आज़ादी की मांग कर रहे हैं उनको काफ़ी बुरी तरीके से दबाया जा रहा है चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन भारत की जो पॉलिसी है उसके द्वारा भारत ने ये स्वीकार कर लिया है कि तिब्बत चीन का ही अंग है, और इसी वजह से जो बॉर्डर इंडिया और तिब्बत के बीच में होना चाहिए था वो अब इंडिया और चाइना के बीच में है। तो आइए आप देखते हैं किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं इस एडिटोरियल से संबंधित। तो प्रीलिम्स में आपसे कुछ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पेंगोंग त्सो लेक कहाँ है, क्या खास बात है इस लेक की। दौलत बेग ओल्डी के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या है ये, तो ये भारत की एक फॉरवर्ड पोस्ट है और ये अक्साई चीन के बहुत ही करीब है और काराकोरम पास के जस्ट साउथ में है ये। नाथुला के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये पास किस स्टेट में स्थित है, तो सिक्किम है। और बाकी कुछ पासेस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए जो चर्चा में है। और फिर सवाल पूछा जा सकता है आपसे बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, भारत और चीन के बीच में कितनी बड़ी सीमा है, सबसे ज़्यादा भारत की सीमा किस देश के साथ है,
तो ऐसा लगता है कि चीन या पाकिस्तान के साथ होगी, लेकिन ये असल में बांग्लादेश के साथ है, सबसे ज़्यादा सीमा, जो कि 4096 किलोमीटर्स है। और आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, इनके बीच का फ़र्क भी पता होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच में है, लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमहन लाइन और शिमला एग्रीमेंट, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और मेंस की बात की जाए तो भारत चीन के बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। इसमें बॉर्डर डिस्प्यूट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ट्रेड रिलेशंस भी एक मुद्दा है, जहां भारत का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, तो ये भी एक चिंता का विषय है। और भारत ने जब RCEP से बाहर निकलने की बात की है, तो इसमें भी चाइना एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि चाइनीज़ गुड्स भारत में आ जाएंगे, और इस बात के लिए भारत तैयार नहीं था। और कुछ ग्लोबल इश्यूज भी आते हैं जहां भारत और चीन कहीं परस्पर विरोधी हैं तो कहीं साथ में भी हैं, कहीं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं साथ में। और कई सारे फोरम्स हैं, जैसे ब्रिक्स है, SCO है, WTO है, तो यहाँ भारत और चीन साथ में हैं। और वन चाइना पॉलिसी और वन इंडिया पॉलिसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो वन चाइना पॉलिसी तो चाइना की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि जिसमें ताइवान के साथ कोई आप कूटनीतिक संबंध नहीं रख सकते हैं अगर आप चाइना के साथ रिलेशंस रखना चाहते हैं, और भारत भी इसको फॉलो करता है। लेकिन जब वन इंडिया पॉलिसी की बात होती है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो चाइना इससे इत्तेफाक नहीं रखता है। और चाइना ने पाकिस्तान के कहने पर इस बात को बार बार उठाया है। जब आर्टिकल 370 को भारत ने हटाया, तो भारत को भी कहीं ना कहीं चाइना पर ये दबाव डालना चाहिए कि हम वन चाइना पॉलिसी तभी मानेंगे जब आप भी वन इंडिया पॉलिसी का समर्थन करोगे। तो इस तरीके की बात पर भी सवाल बन सकता है। बाउंड्री टॉक्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म क्या है, भारत और चीन के बीच में कौन कौन से प्रोटोकॉल साइन हुए हैं, और क्या दिक्कतें आ रही हैं इस बॉर्डर सेटलमेंट को लेकर, और भारत और चीन के क्या राय है इसके बारे में। तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये था इस एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।